तो हम लोग टॉर्क निकाल रहे थे। टॉर्क क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? टॉर्क हो जाएगा आपका आई ए बी साइन थीटा। कितना हो जाएगा? आई साइन थीटा होगा कि नहीं? ठीक है। अब देखो यहाँ टॉर्क को देखो तो ये है आपका आई ए बी साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आई ए बी को क्या लिखते हैं हम लोग? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू बी साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, अभी आपने m लिखा ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर। चलो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू बी साइन थीटा, सॉरी टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू बी साइन थीटा। अब यहाँ देखो, इस टॉर्क को आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे? m क्रॉस, जैसे वहां टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में आपने लिखा था और वो था आपका p क्रॉस e, ऐसे ही यहाँ आप टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो हो जाएगा आपका m क्रॉस b, m क्रॉस b। this is the torque experienced या torque produced by a current carrying loop when it placed in uniform magnetic field। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बच्चे, लिख लो इस फॉर्मूले को। लिखो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स। ये तो एक टर्न की बात हो गई। कितने टर्न की? अगर एक टर्न लूप में हो तब की बात थी। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स इन अ लूप, अगर एक लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स, तो जित एक नंबर ऑफ टर्न से इतना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो n नंबर ऑफ टर्न से कितना होगा? n का क्या कर देंगे उसमें? मल्टीप्लाई। तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो लिखोगे आप टॉर्क इज इक्वल टू n आई ए बी साइन थीटा। n नंबर ऑफ टर्न्स के टॉर्क इज इक्वल टू n आई ए बी साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क बाय n नंबर ऑफ टर्न्स। और आप इसे अगर m के फॉर्म में लिखो तो अब m कितना हो जाएगा? n आई ए हो जाएगा m इंटू बी साइन थीटा। And now m is equal to what? n into I into a. n into I into a. This will be n. This will be what? n. क्लियर है? यह क्या हो जाएगा आपका? n हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा m हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म इसका ये हो जाएगा m क्रॉस। इस पे आपके न्यूमेरिकल है कई सारे, आपके बुक में कई सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, चाहो तो आप न्यूमेरिकल बना लो। ठीक है, चलेगा? या दे दूं मैं एक आध? चलो एक बोल देता हूँ। देखो छोटा सा न्यूमेरिकल लिखो, छोटा सा न्यूमेरिकल है। छोटा सा न्यूमेरिकल लिख लो। टॉर्क पे न्यूमेरिकल छोटा सा दे ही देता हूँ मैं आपको। A circular coil of 20 turns, a circular coil of 20 turns and radius 10 centimeter. A circular coil of 20 turns and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field. Is placed in a uniform magnetic field
is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla, of 0.01 Tesla, of 0.01 Tesla, normal to the plane of the coil, normal to the plane of the coil, normal to the plane of the coil. If the current in the coil is 5 ampere, if the current in the coil is 5 ampere, what is the total? If the current in the coil is 5 ampere, लिख लिया? Yes. लिखो question 1. What is the total torque produced? What is the total torque acting, not produced? What is the total torque acting on the coil? On the coil. What is the second लिखो इसी में. What is the total torque if the field is parallel to the plane of the coil? What is the total torque? Total torque if the field is parallel to the plane of the coil. If the field is parallel to the plane of the coil. If the field is parallel to the plane of the coil. ठीक है? If the field is parallel to the plane of the coil. If the field is parallel to the plane of the coil. निकाल लोगे? पहले केस में कितना आएगा? पहले केस में क्वेश्चन लिख लिया. नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है कॉइल का, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है. नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स है 20. यही तो है. Current flowing through the coil is 5 ampere and magnetic field is 0.01 Tesla. ये तीनों चीजें दे दी हैं आपको. और क्या दिया है? और दिया है आपको 10 सेंटीमीटर रेडियस उसका दे दिया है. रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये चार चीज दी हुई है. 3.14 आ रहा है पहले. हैं? पहले 3.14 आ रहा है. पहले वाले केस में कितना आ रहा है? 25. बोलो बच्चे. 3.14. 3.14. मुस्कान. यस सर. पहले वाले केस में सेम. सेम आ रहा है. यस सर. क्वेश्चन पढ़ा? यस सर. क्या था? टोटल टॉर्क इन द कॉइल. हाँ. टोटल टॉर्क इन द कॉइल कब? जब कह रहा है कि पहले केस में जब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और प्लेन के जीरो. प्लेन ऑफ कॉइल के नॉर्मल है. जीरो. तो प्लेन ऑफ कॉइल क्या होगा? अगर मान लो यही कॉइल है और इस कॉइल का हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया. अगर इस कॉइल का हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया मेरे बच्चे, तो ये बता इसका एक्स वाई प्लेन अगर मान लो ले लिया, एक्स वाई प्लेन हमने ले लिया कि एक्स वाई प्लेन में है ये, तो इस प्लेन के नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है. अगर इस प्लेन के नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो होगा, या तो अंदर साइड या तो बाहर साइड. प्लेन के नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब? Yes. या तो अंदर साइड होगा या तो
तो अंदर बाहर साइड। बाहर, और एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, वो भी या अंदर तो या अंदर बाहर, या तो बाहर। तो टॉर्क कितना होगा भाई पहले वाले केस में, 0 आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई पहले वाले केस में, 0 तो थीटा अगर 0 हो गया तो टॉर्क कितना हो गया। 0 नहीं आई बात सुन, यस आ गई। यही तो दिया हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लिया करो आप लोग। दूसरा, अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के पैरेलल है। जो प्लेन है उस प्लेन के पैरेलल, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे दिया दूसरे वाले केस में, समझ में आया कि नहीं बताओ। ऐसे दे, ये सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड है। जब दूसरे वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड दे दिया ऐसे, तब आपका जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा बच्चे, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 3.14, एन मतलब 20, आई मतलब 5, ए मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी, 0.1, आर की वैल्यू आपकी 0.1 का स्क्वायर, यही तो। सब अलग आई। आई ए बी, बी इज 0.01 साइन 90, ये हो जाएगा 20 25 100, ये कट गया, ये 1 हो गया, ये 0.01 हो गया, 0.01 पाई मतलब 0.314 पाई, या 3.14 इंटू 10⁻⁻²। यस, ये हो जाएगा 0.01 पाई। कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 0.01 5, कितनी वैल्यू आएगी, क्लियर है। यस सर। चलो टॉर्क और, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिमिलरिटी देखते हैं हम लोग। क्या चीज, सिमिलरिटी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक में क्या सिमिलरिटी है, तो लिखो सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड करंट लूप, सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड करंट लूप। करंट लूप कैसा बिहेव करता है, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, यस, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो वो हो गया मैग्नेटिक डाइपोल, और ये वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी की चर्चा करते हैं। लिखो किसी डिस्टेंस पे, ये है मैग्नेटिक डाइपोल, यहां से किसी डिस्टेंस पे, मान लो यहां से डिस्टेंस कितना दिया हुआ था a, और रेडियस कितना था r। इस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही तो आया था, का होल टू द पावर 3/2, अंडर रूट नहीं था, ये था होल टू द पावर 3/2। किसी डिस्टेंस पे मैंने ये कहा था कि ये फॉर्मूला आपको रात में 2 बजे भी अगर आपसे कोई पूछे तो याद होना चाहिए। और ऐसा ही कुछ फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आया था कि नहीं आया था, ये बताओ।
बोलो यार। yes sir, that's ठीक, right. क्लियर है। Yes. और वहां हम लोगों ने लिखा था क्या कि ये अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाए तो ये छोटा हो जाए, तो कुछ रिलेशन हम लोगों ने लिखा था वहां पे। अब देखो, Yes sir. ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड। किसी पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज रिंग के कारण किसी पॉइंट पे आपने निकाला था। कितना आया था, याद है कुछ? E is equal to KQX upon 1/4 pi epsilon naught KQ. 2p upon r square plus l square whole to the power 3/2। याद आ रहा है? भूल गया? 2p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। जहां r उसका रेडियस था, l उसकी डिस्टेंस थी। उस डिस्टेंस पे इस 2p को आपने q इंटू 2pl लिख दिया था, 2 इंटू q इंटू 2l लिखा था। याद है? भूल गया? ये है करंट के, ये है आपका चार्ज रिंग, रेडियस r, यहां से l लेंथ पे आपने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कि नहीं निकाला था? चार्ज रिंग के कारण आपने किसी डिस्टेंस l पे या किसी डिस्टेंस r पे आपने क्या निकाला था? क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी वैल्यू आई थी E is equal to 1/4 pi epsilon naught 2p upon r square plus l square। अरे सॉरी चार्ज रिंग कर रहा हूं मैं। ओ सॉरी, ये डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ये है माइनस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज, और इसकी डिस्टेंस अगर 2l है तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? Yes sir. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था इसके कारण? अगर आप इक्वेटोरियल लाइन की बात करें और एक्सियल लाइन की बात करें, एक्सियल लाइन की और इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, तो एक्सियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 2 टाइम्स होता है इक्वेटोरियल लाइन का। होता है कि नहीं होता है? क्या कहाँ का बड़ा होता है? Yes sir. सब भूल रहे हो यार तुम लोग। Axial का बड़ा होता हाँ? है। एक्सियल पे कितना तो होता है? E axial एक्सियल पे equal 2 to टाइम्स होता है 2 इक्वेटोरियल times का। of E एक्सियल पे 2 टाइम्स equatorial. होता है किसका? इक्वेटोरियल का। अरे यार देख इधर, ये आपने किया हुआ है। 2 kp upon r ये है आपका cube. माइनस क्यू चार्ज, ये आपका प्लस क्यू चार्ज। अगर इसके बीच लेंथ 12 है तो आपने किसी डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से सेंटर से इसके किसी डिस्टेंस r पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो आप लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसे आप लिखते हो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर, मतलब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो आप लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यस सर। ये सब आप कहानी पढ़े हुए हो यार। तो मैग्नेटिक फील्ड को आपने किसी चार्ज रिंग के, जैसे ये आपका डाइपोल है, डाइपोल ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल पे निकाला। ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। और मैग्नेटिक डाइपोल मतलब करंट कैरिंग लूप के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाला था। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है बच्चे, देख यही तो है वैल्यू उस मैग्नेटिक फील्ड की, ये वाली है कि नहीं है? है Yes ना? sir. तो अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को लिखो तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इसे 2 का इस 2 से काट दिया तो ये बचा आपका, या मत काटो, छोड़ो, रुक जाओ एक सेकंड, अभी मत काटो, इस 2 को 2 से मत काटो, ये मत काटो। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो
क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मेरे बच्चे ध्यान से देख, इंटू 2 इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं वो लोग, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए Yes, sir. स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं। ये आपका Yes. क्या है, एरिया है ना, एरिया। इसे Yes, आप लिख sir. सकते हो क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू आई इंटू एरिया अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 लिख सकते हो। Yes, और sir. ये आपका आई इंटू ए क्या हो जाएगा, आई M. इंटू ए M. ये हो जाएगा एम, क्या हो जाएगा एम। M. तो मैग्नेटिक फील्ड अब क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड अब लिख सकते हो, देखो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब हम ये मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड अब आप लिख सकते हो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू एम लिख सकते हो। आई इंटू ए को क्या लिख लिया आपने, एम, तो 2 इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 ए ही तो है यहाँ पे। Yes, sir. हम लोगों ने क्या लिया है, ए लिया है ना। ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी ली है हमने, ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है हम लोगों ने, अगर आई करंट इसमें फ्लो हो रही है तो देखो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहाँ स्पेशल केस हम लोगों ने लिया था, क्या स्पेशल केस लिया था कि अगर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, याद करो, Yes, sir. R अगर बहुत बहुत बड़ा है L से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने एक्सियल लाइन पे लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब लिखा था। Yes, Yes, sir. sir. अगर हम यहाँ भी ले लें कि ये वाला जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अगर हम ले लें कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू Radius. रेडियस के कंपेयर में ये बहुत बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू, यहां लिख लें हम लोग कि इफ a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, नाउ व्हाट विल बी b, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन a क्यूब हो जाएगा कि नहीं, बोलो बोलो, Yes, Yes. sir. क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, 2m अपॉन a क्यूब, 2m अपॉन a क्यूब, 2m अपॉन a क्यूब, ये और ये आपका है एक्सियल पे, एक्सियल उसमें और इसमें देखो, उसमें और इसमें देखो, इसमें और इसमें अगर r की जगह सॉरी a की जगह हम लोग r ले ले तो सेम इक्वेशन है कि नहीं है, वो भी तो डिस्टेंस यहां से r ही था सेंटर से, और इसमें भी देखो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, यहाँ a ले लिया, अगर हम इसी को r कर लें तो क्या ऊपर वाला ये जो इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन और नीचे वाला ये जो इक्वेशन है, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, Yes, sir. है ना सेम। Yes, Yes, sir. sir. ठीक, ये भी एक्सियल लाइन पे है और ये भी Exit. एक्सियल लाइन पे, ये भी एक्सियल लाइन पे है, यहाँ पे ये एक्सियल लाइन यहाँ है इसका, और अगर हम इसको देखें तो इसका एक्सियल लाइन यहाँ है? Yes, sir. तो इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पे इसका एक्सियल लाइन ये हो गया, इसका इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा, लिखो इक्वेटोरियल पे इसका हाफ होता है कि नहीं होता है एक्सियल का, Yes, sir. तो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल,
वो हो जाएगा आपका m/4πε0r³ होगा। Yes, sir. तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो ये m नहीं q, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सॉरी q नहीं p यार, sir, p, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका m/μ0/4π m/what aq। thank you, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ब्लो होती है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है और किधर की तरफ जाती है, South. साउथ की तरफ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, yes, sir, क्लियर है। यहाँ ऐसे ऐसे अगर इसे आप बनाओ तो ये देखो ये वाला और ये ऐसे, ये क्या बन गया आपका एस या एन, S. ये एन है या एस है, ये अंदर S. एस, इसका मतलब यहां से निकल रही होगी और ऐसे जा रही होगी, तो ऐसे अंदर 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 से बाहर ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे ही तो बनती है, Yes, sir. क्लियर है। तो ऐसे होके ऐसे, ऐसे होके ऐसे, ये फील्ड है। तो ये वाला यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बात करें तो वो उसकी वैल्यू थी 2m/r³, और यहाँ पे बात करें तो Mu0 m/4π. m/r³, μ0/4πε0 m/r³, thank you, क्लियर है। yes, sir, इस बात को लिख लो, लिखो इस बात। आगे चला जाए, अगला टॉपिक लिखो, करंट कैरिंग लूप को यूज करके हम लोग एक बनाते हैं, आपने पढ़ा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, इससे बहुत छोटी से छोटी करंट को भी हम मेजर कर सकते हैं। We can measure a very small current. This is a very sensitive device which is used to measure very small current. तो लिखो, आपके टॉपिक में है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, और इसका एप्लीकेशन भी है। तो लिखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, इसे कहते हैं MCG। क्या कहते हैं इसे, MCG, और इसमें कई सारे न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या, लिख लो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to, moving coil galvanometer is a device which is used to measure small current flowing through that coil, small current flowing through a small current which is used to measure a small current flowing in the electric circuit, which is used to measure small current flowing in the electric circuit, यह एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर मेजरिंग अ स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका जो डायग्राम है वो देख लो, ये है छोटा सा डायग्राम हम बना रहे हैं इसका। यहाँ एक मिरर लटकाया जाता है, मिरर है ये, छोटा सा डायग्राम है ये, ठीक है, बहुत बड़ा डायग्राम हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। और ये आपका
सिलेंडर है ऐसा, और इस पे कॉइल रैप की गई है। ये आपका थोड़ा मैं बड़ा बना दिया, इसको छोटा करता हूं मैं, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। ये है, इस पे लटका हुआ है आपका मिरर। ठीक, डिफ्लेक्शन देखने के लिए होता है। ये क्या देखने के लिए होता है? डिफ्लेक्शन। यहाँ ये हो गया सिलेंडर, ऐसे इस सिलेंडर पे ऐसे कॉइल लपेटी गई है, ऐसे ऐसे, ठीक, ये लपेटी इधर से इधर, ठीक है। और इसके नीचे ये एक लगा हुआ है स्प्रिंग, ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और इधर आपका मैग्नेट, इधर आपका मैग्नेट। मैग्नेट क्यों है भाई? मैग्नेट है, इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इधर साउथ, ठीक है। इधर क्या हो गया? नॉर्थ और इधर साउथ। इस पे ये वाला क्या लपेटा गया है? ये क्या लपेटा गया है? ये वाला, ये क्या है? सफेद सफेद कलर में कॉइल है। क्या है? कॉइल है, ऐसे लपेटा गया, ऐसे रैप किया गया है कॉइल, इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। कॉइल, मान लो कॉइल का टर्न कितना है? लेट द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल इज, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल इज n। कितना नंबर ऑफ टर्न है? n नंबर ऑफ टर्न है। लेट n नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल इज। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो होगा, ये स्प्रिंग है, नीचे वाला क्या है? ये स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो इसका कितना है? k। कितना है? k है। स्प्रिंग क्यों लगाया गया है मैं ये भी बता रहा हूं आपको। आपने वोल्ट मीटर या अमीटर देखा है? yes, yes, वोल्ट मीटर या अमीटर क्या करता है? या आपका स्पीडोमीटर होता है? होता है। yes, आप जो स्कूटी या अपना बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, जो भी है, उसमें मीटर लगा होता है ना। yes, जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हो, मीटर लेफ्ट साइड से राइट साइड चलना शुरू कर देता है, करता है। तो वो yes, बताता है कि ऐसा है, आप इस स्पीड पे चल रहे हो। कभी 40 हो जाता है, कभी 50, कभी 60, कभी 70, तो आपको वो बताता रहता है कि आप स्पीड पे चल रहे हो। जैसे ही आप अपनी स्पीड कम करते हो, क्या वो जो मीटर जो निडिल है, क्या वो निडिल उसी 40, 50, 60 पे ही रहता है, या फिर बैक होके जो है फिर 20, 30, 10 पे आता है? वापस आता है ना? वापस आता है कि नहीं आता, ये बताओ। उसे वापस कौन करता है? उसे वापस लगा हुआ उसमें एक कॉइल होता है, एक स्प्रिंग लगी होती है जो उसे वापस करती है। स्प्रिंग की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। स्प्रिंग की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्स, या ये एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है। जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाओगे, ये रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से यह पुनः अपनी उसी स्थिति में आना चाहता है जिस स्थिति में ये पहले था। इसीलिए स्प्रिंग का बड़ा यूज हो जाता है। कहीं पे भी अगर स्प्रिंग आपकी टूट जाए तो समझ लो कि वहां रिस्टोरिंग की सुविधा क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो रिस्टोरिंग की सुविधा खत्म होने का मतलब है कि वो चीज जहां पहुंच चुकी वहीं रहेगी, फिर वापस नहीं आएगी अपनी स्थिति में। तो हर जगह जहां कहीं भी ऐसी चीज हो कि जहां फिर से वो उसी पोजीशन में लाना आप चाहते हो उस चीज को, तो वहां आपको एक ऐसा डिवाइस यूज करना पड़ेगा, ऐसी चीज यूज करनी पड़ेगी जिससे कि वो फिर से अपनी स्थिति में आ जाए। तो हम लोगों के दिमाग में ये स्प्रिंग का कंसेप्ट आया और उसको यूज करते हैं लोग। जैसे आप देखो, आपके हाथ में जो कभी आपने वो लेके देखा होगा, क्या कहते हैं वो जिससे ये बनाते हैं, क्या कहते हैं इसको, फोर आर्म्स, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे
उसमें भी देखो एक एक स्प्रिंग लगी होती है, ऐसे ऐसे करते हैं उसे लेके, 2 हैंडल होता है उसमें, ऐसे लेके करते हैं, वो स्प्रिंग की तरह बनाया जाता है उसे, ताकि ऐसे दबाते हो छोड़ते हो तो फिर से अपनी वो इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाती है। आपकी गाड़ी का क्लच है, आपकी गाड़ी का ब्रेक है, आपकी गाड़ी का क्लच, ब्रेक, एस्केलेटर, सब में देखोगे कहीं ना कहीं क्या लगा होगा, स्प्रिंग लगा होगा। अगर वो स्प्रिंग नहीं होगा तो जानते हो क्या होगा, जैसे आपने एस्केलेटर दिया, जहां दिया वहीं वो रुक जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा या वापस नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा, स्प्रिंग खराब हो जाएगी तो। आपका क्लच हो गया गाड़ी का, क्लच दबाते हो ऐसे, छोड़ते हो, जैसे ही छोड़ते हो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पहुंच जाता है, फिर दबाते हो, छोड़ते हो, फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है। ब्रेक है, अगर आप बाइक चला रहे हो तो ब्रेक है, ब्रेक को दबाओ, जैसे ही दबा के आपने छोड़ा फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आता है कि नहीं आता है? यस सर। तो हर जगह क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे उस चीज को वापस ले आते। तो यहाँ स्प्रिंग इसलिए लगाया गया, ध्यान से समझना, क्योंकि जब इसमें करंट आप दोगे, क्योंकि ये देखो, ये दो नॉर्थ और साउथ दो पोल है मैग्नेट के, ये दो मैग्नेट के पोल हैं, ये मैग्नेट के पोल क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ से किधर की तरफ? साउथ। साउथ की तरफ। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख दिया आपने? एक करंट कैरिंग कॉइल रख दिया आपने। अब ये कॉइल आपने बनाया है, कॉइल आपने बनाया है, जैसे ही आप इसमें करंट दोगे, ये कॉइल क्या करेगा? घूम जाएगा। घूमेगा कि नहीं बताओ? यस सर। क्यों घूमेगा? क्योंकि कॉइल है, कॉइल में क्या, करंट जब फ्लो कराओगे और वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या लग जाएगा? टॉर्क। क्या लग जाएगा? टॉर्क। और टॉर्क लगने की वजह से ये कॉइल घूम जाएगा। अब ये कॉइल घूम जाएगा तो जितना ये घूमेगा, यहाँ निडिल होगी, समझ लो वो निडिल भी उतना ही घूम रही है। करेगा। नहीं आई बात समझ में? आई। भाई इसके पास में एक ऐसा निडिल, एक निडिल इसमें बांध दो, ऐसे एक निडिल ऐसे लगा दो, तो ये जितना ऐसे घूमेगा निडिल भी वैसे घूम जाएगी। यस सर। कब ये घूमेगा? जब इसमें करंट फ्लो होगा। जब तक करंट नहीं फ्लो होगा तब तक ये घूमेगा नहीं। तो करंट फ्लो कराया, ये घूम गई। अब जैसे ही ये घूम जाएगी तो निडिल भी घूम जाएगा, और निडिल घूम जाएगा तो आपको बता देगा कि इतनी करंट फ्लो हो रही है। क्लियर है? जब आप उसे अच्छा, ये घूम गया तो निडिल भी घूम जाएगी, इसका मतलब इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया? टॉर्क। अब ये टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो ये घूम गई। अच्छा भैया, जब हम करंट इससे हटाएंगे, करंट हम इससे हटाएंगे तो क्या ये फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यस सर। तो कौन लाएगा उसे? उसे इनिशियल पोजीशन पे लाएगा कौन? वो तो घूम गई। अब करंट हटा लोगे तो क्या फिर से एंटी टॉर्क लग जाएगा क्या? एंटी टॉर्क नहीं लगेगा भाई। यस सर। तो जब एंटी टॉर्क नहीं लगेगा इस पे, तो फिर तो ये नीडल वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा, घूमेगा तो है नहीं। फिर इसको घुमाएगा कौन? घुमाएगा ये स्प्रिंग। क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग जितना ये घूमा होगा उतनी ही ये स्प्रिंग क्या कर गई होगी? ट्विस्ट कर गई होगी। यस सर। जब इसमें से करंट हटाओगे तो यहां से टॉर्क हो जाएगा खत्म। तो स्प्रिंग का जो टॉर्क होगा वो एंटी टॉर्क होगा, वो एंटी टॉर्क फिर से क्या कर देगा? इसे घुमा के उसे इनिशियल पोजीशन पे ला देगा। नहीं आई बात समझ में? आई सर। क्लियर है? सर लेकिन आपने मिरर लगाया है सर वहाँ पे। मिरर लगाए इसलिए ताकि भाई, मिरर मतलब वो डिफ्लेक्शन उसका दिखाई दे हमको। डिफ्लेक्शन क्या करे हमको? दिखाई दे। हम ऊपर मिरर लगाए जिससे उसका डिफ्लेक्शन क्या हो, हमको दिखाई।
क्लियर है, वो डिफ्लेक्शन देखने के लिए, ठीक है। अब देखो, तो लिखते हैं यहाँ पे कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, तो टॉर्क कितना हो जाएगा बोलो, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल इज I, current flowing through that coil is how much? I. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Into A is area of the coil, into B, into what? Sin Sin theta. मान लो वो कितना एंगल घूम गया, Theta. थीटा एंगल घूम गया। लिख लो सारी चीजें, n क्या है, I क्या है, A क्या है, B क्या है, साइन थीटा क्या है, या थीटा क्या है, ठीक है। फॉर मैक्सिमम टॉर्क, अरे टॉर्क इतना ही तो लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो टॉर्क जो हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, एन आई ए बी, सीधा सीधा हो जाएगा कि नहीं बताओ, साइन 90। तो यहां जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा एन आई ए बी, चलेगा। छोटा करंट लिखते हैं हम लोग, आई छोटा, आई छोटा, तो यहाँ पे भी छोटा लिख देते हैं, आई यहाँ पे भी छोटा आई लिख देते हैं, तो जाएगा एन आई, ठीक है। तो ये वाला जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है उसमें, या ये वाला जो टॉर्क आया है कॉइल में, ये कौन सा टॉर्क है जो कि उसकी नीडल को क्या कर दिया है, डिफ्लेक्ट कर दिया है, कि नहीं। इस टॉर्क को कहते हैं डिफ्लेक्टेड टॉर्क। लिख लो, दिस टॉर्क इज नोन एज, दिस टॉर्क इज नोन एज, दिस टॉर्क इज नोन एज, टॉर्क इज नोन एज डिफ्लेक्टेड टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इतना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, इतना क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इतना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब जब ये स्प्रिंग जब ये कॉइल घूम जाएगा, क्यों घूमेगा, क्योंकि ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इस टॉर्क ने उस कॉइल को क्या कर दिया, घुमा दिया। तो इस कॉइल को जब ये घुमा देगा तो इस स्प्रिंग में एक एंटी टॉर्क डेवलप होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. यहाँ एक एंटी टॉर्क डेवलप होगा कि I नहीं का होगा, होगा sir. क्यों होगा, क्योंकि जब इसने करंट ने इस कॉइल को घुमा दिया ऐसे करके, Yes, sir. तो ये स्प्रिंग भी उसके साथ साथ ऐसे घूम गई होगी। Yes, sir. तो जितना ये जो स्प्रिंग जब घूमेगी तो उस स्प्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगा, एंटी टॉर्क। एंटी टॉर्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस टॉर्क को वो बार बार क्या कर रही होगी, अपोज कर रही होगी। क्यों अपोज कर Yes, रही होगी, sir. क्योंकि ये स्प्रिंग हमेशा अपनी इनिशियल पोजीशन में रहना चाहेगी। आप क्या कर रहे हो, उसकी इनर्शिया को आप बिगाड़ रहे हो। तो वो क्या चाहेगी, अपनी इनर्शिया में रहना। तो इसलिए उसने क्या किया, उस चीज का विरोध किया जिसने उसको डिस्टर्ब किया है। किसने इसकी इनर्शिया को डिस्टर्ब किया, Oppose. इस कॉइल की टॉर्क ने इसकी इनर्शिया को डिस्टर्ब किया, स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग की इनर्शिया को डिस्टर्ब जब इस कॉइल की टॉर्क ने किया है, तो चूंकि टॉर्क ने इसकी इनर्शिया को डिस्टर्ब किया है, इसलिए ये क्या करेगी, एक एंटी टॉर्क डेवलप करेगी, जिससे कि वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ सके।
नहीं आई बात समझ? और उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितना कि इसकी टॉर्क ने डेवलप किया है, या इस पे जितना टॉर्क डेवलप हुआ है उतना ही इसका एंटी टॉर्क होगा, कि या उससे ज्यादा या उससे कम? उतना ही। कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इसके कारण जो टॉर्क इस पे प्रोड्यूस हुआ है वो टॉर्क इससे ज्यादा हो जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो एक डेवलप हो गया एंटी टॉर्क, किसने डेवलप किया बताओ? स्प्रिंग में एक एंटी टॉर्क डेवलप हुआ। तो लिख लो इस बात को कि जैसा कि कॉइल डिफ्लेक्ट हुआ, ड्यू टू डिफ्लेक्शन इन कॉइल a torque will develop, an anti-torque will develop in the spring, anti-torque develop in the spring if K क्या है? If K is restoring torque per unit twist, if K is restoring torque per unit twist, जितना ट्विस्ट हुआ, जितना वो घूमा, मान लो थीटा एंगल घूम गया, या मान लो कि 90 डिग्री घूम गया वो, तो जब 90 डिग्री वो घूमेगा तो वो डिपेंड करेगा कि उसका, भाई जैसे मैं एक चीज बताऊं आपको, एक पतली स्प्रिंग है, क्या है? पतली स्प्रिंग है। पतली स्प्रिंग को आप इलोंगेट करो, जैसे आपके पेन में स्प्रिंग होती है, पेन में स्प्रिंग को आप ऐसे खींचो, आसानी से खींच जाता है। यस सर। अच्छा, आप थोड़ी मोटी स्प्रिंग लेके आओ, आपकी बाइक में जो स्टैंड में स्प्रिंग लगी हुई है, आपकी स्कूटी में जो स्टैंड में स्प्रिंग लगी हुई है, उसको लेके आओ, अब उससे खींचो। क्या आप खींच पाते हो? मुश्किल हो जाता है, होता है कि नहीं बताओ? यस सर। तो वो सब किस पे डिपेंड करती है? वो सब डिपेंड करती है, वहां अगर आप ध्यान से देखो तो हमने पढ़ाया था आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के अगर कम है तो स्प्रिंग पे जो फोर्स आप लगा रहे हो उसकी वैल्यू जो स्प्रिंग के कारण रेस्टोरिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग के कारण या स्प्रिंग पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है, उस रिस्टोरिंग फोर्स वो डिपेंड करता है उसके के पे। अगर के ज्यादा है तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा चाहिए, या जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो ज्यादा चाहिए। अगर के कम है तो जो फोर्स आप उस पर लगा रहे हो उसकी वैल्यू कम चाहिए उसे इलोंगेट करने के लिए। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे ये जो के है ना, ये के रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ वो स्प्रिंग ऐसे घूम रही है, जैसे वहां वो स्प्रिंग इलोंगेट हो रही थी, यहाँ स्प्रिंग क्या हो रही है? घूम रही है। इसीलिए यहाँ हमने के को क्या कहा? रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट मतलब घुमाव। ठीक है? घूमने के लिए ये था रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। अगर मान लो वो स्प्रिंग फाई एंगल घूम गया, इफ स्प्रिंग लिख लो, इफ स्प्रिंग ट्विस्टेड फाई एंगल, इफ स्प्रिंग ट्विस्टेड फाई एंगल, अगर फाई एंगल वो ट्विस्ट कर गया, घूम गया, नाउ व्हाट विल बी द टॉर्क ऑन स्प्रिंग? दैट इज टाउ डैश इज इक्वल टू के इनटू फाई। This is restoring torque produced on that spring. This is restoring torque produced on that spring. अगर वो स्प्रिंग कितना घूम गई, इस टॉर्क के कारण कितना घूम गई वो स्प्रिंग,
फाई घूम गई तो कितना घूम गई, फाई एंगल अगर घूम गई तो जो ट्विस्ट होगा या जो टॉर्क होगा वो टॉर्क कितना हो जाएगा, के इंटू फाई। अगर टॉर्क के इंटू फाई होगा और कितना कितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था उसका, एन आई ए बी, तो एन आई ए बी किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंटी टॉर्क हमेशा किसके बराबर होगा, जो टॉर्क उस पे अप्लाई हो रहा है। तो टॉर्क कितना अप्लाई हो रहा है उस पे, एन आई ए बी, स्प्रिंग पे जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है एन आई ए बी, और जो एंटी टॉर्क लगा उसके कारण वो लगा के इंटू फाइव। तो एन आई ए बी किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू फाइव के। अरे होगा कि नहीं होगा यार, एक्सटर्नल फोर्स हमेशा माइनस ऑफ के एक्स होता है कि नहीं होता है। Yes, जब आप sir. स्प्रिंग खींचते हो ऐसे, देखो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे आपने फोर्स लगाया है ऐसे, और ये मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और आपने इसे खींच के मान लो एक्स लेंथ आपने इलोंगेट कर दिया, कितना लेंथ इलोंगेट कर दिया, एक्स। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस पे रेस्टोरिंग फोर्स कितना लगा, तो आप कहते हो रेस्टोरिंग फोर्स होता है माइनस ऑफ के इंटू एक्स। होता है कि नहीं होता है। Yes, sir. जितना आपने इसे इलोंगेट करा, मान लो इसे आपने एक्स इलोंगेट कर दिया है, एक्स इलोंगेट कर दिया है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ के इंटू एक्स। ऐसे ही यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर ही होगा, और रिस्टोरिंग टॉर्क है के फाई और एक्सटर्नल टॉर्क आपका है एन आई ए बी। तो एन आई ए बी किसके बराबर हो जाएगा, के फाई के। होगा कि नहीं बराबर, क्लियर है। आप यहां से देखो कंपेयर करके करंट निकाल सकते हो, तो करंट क्या हो जाएगा बताओ, के फाई अपॉन एन ए बी। होगा कि नहीं होगा, के फाई अपॉन एन ए बी। अब देखो क्वाइल, क्वाइल कांस्टेंट है, क्वाइल अगर सेम है किसी किसी उसमें किसी अगर गैल्वेनोमीटर में क्वाइल आप यूज कर रहे हो और क्वाइल का के कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ क्वाइल्स भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द क्वाइल भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो आई की वैल्यू हो जाती है, आई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाइव के। आई प्रोपोर्शनल फाइव के हो जाएगा, इसका मतलब आई इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट देते हैं, उस कांस्टेंट को कहते हैं जी। तो आई इज इक्वल टू जी इंटू फाइव, जी इंटू फाइव। जी इंटू फाइव का मतलब है कि यहाँ क्या क्या कांस्टेंट लिया, के क्या है कांस्टेंट है, एन क्या है कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट है, बी क्या है कांस्टेंट है कि नहीं, ये सारा कांस्टेंट। Yes, sir. के स्प्रिंग जो यूज करोगे गैल्वेनोमीटर में वो एक ही बार यूज करोगे कि बार बार यूज करोगे, एक ही बार यूज करोगे। हैवी करंट के लिए, लोअर करंट के लिए, किसी भी करंट के लिए जो स्प्रिंग आप यूज करोगे वो एक ही बार यूज करोगे, बार बार यूज नहीं करोगे। का के क्या रहेगा कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ क्वाइल, नंबर ऑफ क्वाइल जो यूज कर रहे हो आप, एक 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 गैल्वेनोमीटर में आपने यूज कर लिया कि मान लो एन नंबर ऑफ क्वाइल, 30 नंबर ऑफ क्वाइल है, तो 30 नंबर ऑफ क्वाइल आप यूज करो, काम खत्म। ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल जो आप यूज करो कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट आपने लगा दिया जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी कांस्टेंट ही है। तो ये सारी चीजें अगर सारी कांस्टेंट है तो जो करंट है वो किस पे डिपेंड करेगी, ट्विस्ट पे। किस पे डिपेंड करेगी, ट्विस्ट पे। और ट्विस्ट पे करंट अगर डिपेंड करेगी, ट्विस्ट पे अगर करंट डिपेंड करेगी बच्चे, तो ट्विस्ट पे करंट डिपेंड करेगी, तो हमने इसे क्या कर दिया कि प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट दे दिया, दैट कांस्टेंट इज नोन एज का जी इंटू फाइव। इस जी को कहते हैं, लिखो, जी इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस जी को क्या कहते हैं, जी को क्या कहते हैं बच्चे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस जी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, दिस जी कैन बी फाइंड आउट। अगर एक नोन करंट हम उसमें क्या कर दें, फ्लो करा दें, आई की वैल्यू नोन हो जाएगी।
आई की वैल्यू नोन हो जाएगी तो फाई आपका पता चल जाएगा डिफ्लेक्शन से कि कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ है। आई पता चल गया, आई आपको पता है, फाई आपका पता चल गया, तो जी की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. तो लिख लो, दिस जी कैन बी फाइंड आउट, दिस जी कैन बी फाइंड आउट if a known current flowing through that coil. This G can be found out if a known current is flowing through that coil. और अगर एक known current उस coil से flow करा दें तो उस G की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो उस G की वैल्यू क्या हो सकती है? फाइंड आउट हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? ये आपका है क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली ये किस पे डिपेंडेंट है, अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है या प्रिंसिपल इसका किस पे वर्क कर रहा है। अगर आप प्रिंसिपल इसका ध्यान से देखो तो एक्चुअली में है कुछ नहीं। क्या प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस करंट कैरिंग कॉइल पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, या वो करंट कैरिंग कॉइल क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्यों डिफ्लेक्ट कर जाएगा? क्योंकि उस पे क्या लग जाएगा, टॉर्क, और उस टॉर्क के कारण वो कॉइल क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अरे सिंपल सा जो प्रिंसिपल है वो यही तो है, यही तो है कि कोई करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कॉइल क्या हो जाती है, घूम जाती है। सिंपल सा। क्यों घूमती है? क्योंकि उस पर क्या लग जाता है, टॉर्क। टॉर्क लगने की वजह से वो कॉइल घूम जाती है। तो सिंपल सा इसका थियरम प्रिंसिपल है और उसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ठीक है, Yes, और sir. यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट G इज इक्वल टू, अच्छा इस G को आप बहुत ध्यान से देखना, ये G बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे पेपर में कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। G को लिख लो आप, क्या है इसकी वैल्यू, K/NAB, K/NAB। G है आपका K/NAB, K/NAB। ठीक है, K/NAB, K/NAB गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट G इज इक्वल टू K/NAB। अब आ जाओ लिखो, यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर, यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको। इट इज, पहले लिख लो, इट इज यूज टू डिटेक्ट, इट इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए करते हैं किसी सर्किट में। इससे हम लोग दो चीजें बना लेते हैं गैल्वेनोमीटर से, आमीटर भी बना देते हैं और वोल्ट मीटर भी बना देते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या क्या बना देते हैं, मीटर और वोल्ट मीटर। आमीटर और वोल्ट मीटर। ये पूछा जाता है आपसे पेपर में, जो है ना, अगर जेई का पेपर दे रहे हो या नीट का पेपर दे रहे हो तो आमीटर एक दे देगा, उसमें पूछेगा करंट बताइए कितना है, वोल्ट मीटर दे देगा, उसमें बताइए करंट कितना है। और ये एनसीईआरटी में आपके कई सारे क्वेश्चन है इस पे, आमीटर और वोल्ट मीटर पे। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, एज एन आमीटर और एज एन वोल्ट मीटर। एज एन आमीटर और एज ए वोल्ट मीटर हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए आमीटर और एज ए वोल्ट मीटर। तो एज ए आमीटर यूज कर सकते हैं और एज ए वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं। एज ए आमीटर और एज ए वोल्ट मीटर। इसे कैसे यूज कर सकते हैं, एक तो इसको यूज करते हैं बहुत स्मॉल करंट डिटेक्ट करने में, दूसरा इसका यूज हम कर सकते हैं एज ए आमीटर
और एज ए वोल्ट वोल्ट आमीटर और वोल्ट मीटर, आमीटर और वोल्ट मीटर कैसे आमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, कैसे वोल्ट मीटर की तरह यूज करते हैं। आमीटर की तरह यूज करते हैं, इसमें एक लो रजिस्टर लगा देते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या लगा देते हैं, लो रजिस्टर लो रजिस्टर। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा दिया हमने, एक लो रजिस्टर यूज कर दिया, लो रजिस्टर यूज कर दिया। पैरेलल में अगर हमने एक लो रजिस्टर यूज कर दिया, वेरी लो रजिस्टर अगर एक पैरेलल में यूज कर दिया, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर कैसे बिहेव करने लगता है, एज एन आमीटर। तो लिखो आमीटर, गैल्वेनोमीटर एज एन आमीटर, गैल्वेनोमीटर एज एन आमीटर। आमीटर की तरह यूज करेंगे जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक क्या लगा देंगे, लो रजिस्टर लो रजिस्टर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम एक लो रजिस्टर लगा देंगे या लो रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगा देंगे, तो वो गैल्वेनोमीटर कैसा बिहेव करने लगता है, आमीटर की तरह बिहेव करने लगता है। लिखो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम लोग एक लो रजिस्टर का रेजिस्टेंस लगा दें, एक लो रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगा दें, तो वो गैल्वेनोमीटर वो गैल्वेनोमीटर आमीटर की तरह बिहेव करने लगता है। वो गैल्वेनोमीटर आमीटर की तरह बिहेव करने लगता है। किसकी तरह, आमीटर की तरह। ठीक, आमीटर की तरह बिहेव करता। इस लो रजिस्टर को, इस लो रेजिस्टेंस के रजिस्टर को हम लोग शंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, शंट शंट। तो आपको आएगा शंट, तो शंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। शंट का मतलब क्या होता है, लो लो रेजिस्टेंस वायर, लो रेजिस्टेंस वायर वायर। एक वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो, उसे क्या कहते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर शंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, शंट शंट कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर के साथ शंट अगर पैरेलल में लगा दे तो क्या बन जाता है, वो अमीटर अमीटर बन जाता है। और इसी गैल्वेनोमीटर के साथ अगर आप हायर रेजिस्टेंस का वायर एक सीरीज में लगा दिए, हाई रेजिस्टेंस का लो रेजिस्टेंस का पैरेलल में, तो वो बन जाता है शंट, सॉरी वो बन जाता है अमीटर। और हायर रेजिस्टेंस का अगर आप रजिस्टर एक सीरीज में लगा देते हो तो वो बन जाता है वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर। तो ये दोनों की तरह बिहेव कर देता है, एज ए अमीटर और एज ए वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर। अमीटर की तरह बिहेव करेगा कब, जब हम लोग शंट यूज करेंगे पैरेलल में। वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा कब, जब हम लोग हाई रेजिस्टेंस यूज करेंगे सीरीज में। किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। किसके साथ, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये हायर रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कन्वर्ट कर दे, लगा देते हैं, तो ये एज ए वोल्टमीटर बिहेव करता है, और ये वाला एज ए अमीटर। ऐसे क्लियर है। यस आगे चलो, अब इसमें देखो एक टॉपिक है आपका, इसी में आगे टॉपिक है, लिखो सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी।
मतलब समझ में आ रहा है सेंसिटिविटी का? बोलो, सेंसिटिविटी का मतलब समझ में आ रहा है? क्या मतलब है सेंसिटिव? अच्छा, कहते हैं कि यार बड़ा सेंसिटिव मामला है, या कहते हैं कि यार बड़ा सेंसिटिव है, ये चीजों को लेके ना बड़ा सेंसिटिव रहता है, चौकन्ना। समझते हो? दूसरी तरीके समझाते हैं आपको। सेंसिटिव का मतलब ऐसे समझो आप, जैसे आपकी स्किन पे एक मच्छर काट रहा हो। अति संवेदनशील। हाँ, अति संवेदनशील आया एक वर्ड, अति संवेदन, बड़ा सेंसिटिव। जैसे आपकी स्किन पे एक मच्छर काट रहा हो, एक ना भैंस की स्किन पे मच्छर काट रहा हो, और सेम Yes, मच्छर दोनों की स्किन पे काट रहा हो, मच्छर बहुत छोटा हो, तो आपको पता चल जाता है, महसूस हो जाता है कि नहीं? yes, लेकिन भैंस को महसूस नहीं होता। नहीं होता। तो आपकी स्किन उसकी स्किन से बहुत ज्यादा। सेंसिटिव है। तो कोई गैल्वेनोमीटर या आमीटर, चूंकि गैल्वेनोमीटर से ही क्या बना है, आमीटर भी बना है और उसी से वोल्टमीटर बना है। तो कोई गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है, कितना वो सेंसिटिव का मतलब आप एक तरीके से समझो यहाँ पे कि वो कितना सेंसिटिव है कि छोटी से छोटी करंट में भी डिफ्लेक्शन दे दे, प्रतिक्रिया अगर दे दे उस छोटे से छोटे करंट में भी, वही उसकी क्या बताएगा? सेंसिटिविटी। सेंसिटिवनेस बताएगा। अब वही मच्छर आपको काटा, आपने तुरंत बताया यार यहाँ मच्छर काट लिया। भैंस मान लो वो बोल पाती तो वो नहीं बता पाती, क्योंकि उसकी चमड़ी क्या है, मोटी। मैंने एक रफ लैंग्वेज में आपको समझाया, हालांकि ये लैंग्वेज हमारी, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ये लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक समझाने के लिए कि क्या हो सकता है या क्या आप समझते हो इससे। तो कोई छोटी से छोटी करंट में अगर डिफ्लेक्शन पता चल जाए या डिफ्लेक्शन आ जाए गैल्वेनोमीटर का, और वो उस छोटी से छोटी या वो उस स्मॉल से स्मॉल करंट में अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि वो जो गैल्वेनोमीटर है वो उस करंट के लिए क्या है, सेंसिटिव है। नहीं आई बात समझ? जैसे आपके पास एक डिवाइस है, उसमें आप 1 एम्पियर करंट दे रहे हो और डिवाइस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या उस वायर में करंट नहीं फ्लो हो रहा है क्या? हो रहा है, लेकिन वो डिवाइस करंट नहीं बता रही। तो या तो वो डिवाइस खराब है या तो वो डिवाइस सेंसिटिव नहीं। उतना नहीं है जितना कि एक करंट एक एम्पियर करंट मेजर कर सके वो, या 1 एम्पियर करंट वो बता दे। नहीं आई बात समझ? मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो लिख लो सेंसिटिवनेस क्या होती है या सेंसिटिविटी क्या होती है, लिखो। A galvanometer is said to be sensitive. A galvanometer is said to be sensitive if a small current flowing through the coil. A galvanometer is said to be sensitive if a small current flowing through the coil of galvanometer produces a large deflection in it. Produces a large deflection in it. A large deflection in it. स्मॉल करंट भी क्या प्रोड्यूस कर रही है? लार्ज डिफ्लेक्शन। लार्ज डिफ्लेक्शन इसको कहते हैं सेंसिटिविटी।
करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी होती है, लिखो फाई अपॉन आई, रेशियो ऑफ ट्विस्ट इन द कॉइल, सॉरी ट्विस्ट इन द स्प्रिंग, और कितनी करंट उसमें फ्लो हुई उस स्प्रिंग में जिसके कारण उतना ट्विस्ट आया। तो ट्विस्ट अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, इट इज द रेशियो ऑफ ट्विस्ट इन द स्प्रिंग अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो ट्विस्ट अपॉन करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने निकाला था कि जो करंट फ्लो हो रहा है कॉइल से, यहाँ कैपिटल आई नहीं स्मॉल आई लिखो, क्योंकि हम लोग स्मॉल आई लिख रहे हैं और इसे हटा। तो जो करंट कॉइल से फ्लो हो रहा है बच्चे, उसको हम लोगों ने निकाला था अभी, वो था आपका K अपॉन NAB इंटू फाई, यही तो था। किसी गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट किसके बराबर हम लोगों ने लिखा था? K अपॉन NAB इंटू फाई लिखा था कि नहीं? अगर हम यहां से देखें फाई अपॉन आई की वैल्यू निकालें यहां से, तो फाई अपॉन आई क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई हो जाएगा NAB अपॉन K, होगा होगा कि नहीं बताओ? फाई अपॉन आई इज इक्वल टू NAB अपॉन K। तो ये जो NAB अपॉन K है, यही आपकी क्या है? करंट सेंसिटिविटी है। कहने का मतलब 1 अपॉन G, 1 अपॉन G, दिस इज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, दिस इज व्हाट? करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? करंट सेंसिटिविटी लिख लो फिर से, करंट सेंसिटिविटी ये हो जाएगी बच्चे, करंट सेंसिटिविटी ये हो जाएगी आपकी फाई अपॉन आई इज इक्वल टू NAB अपॉन K। ठीक है, क्लियर है? करंट सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हो क्या? या करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो क्या? या सेंसिटिवनेस बढ़ा सकते हो क्या उसकी? यस, कैसे बताओ? सेंसिटिवनेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप बढ़ा सकते हो। कैसे? आप उसमें क्या बढ़ा दो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा दो, मतलब मैग्नेट आप थोड़ा अच्छा वाला लगा दो। अच्छा वाला लगा दोगे तो सेंसिटिविटी उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कॉइल इन द, नंबर ऑफ कॉइल भी क्या करो आप? बढ़ा दो, तब भी उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कॉइल भी क्या करो आप? बढ़ा दो, तब भी उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कम कर दो, तब भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत कम नहीं कर सकते। अब इतना भी कम मत कर देना कि एक छोटी सी करंट में वो ट्विस्ट कर जाए फिर उसके बाद वापस ही ना आए, खराब हो जाए। तो बहुत कम भी नहीं कर सकते, एक वैल्यू होती है उसकी, उससे आप कम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप कम कर दो तो भी करंट सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी बढ़ जाएगी। क्लियर है? करंट सेंसिटिविटी। तो ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। किसके लिए है ये? अमीटर के लिए। अमीटर में करंट ही तो मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? करंट। तो ये हो गया अमीटर के लिए करंट सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज के लिए क्या? अगर वोल्टमीटर की तरह यूज करेंगे तो वहां क्या मेजर करेंगे हम लोग? वोल्टेज। क्या मेजर करेंगे? वोल्टेज।
तो अब लिखो वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी किस लिए? अमीटर के लिए। और वोल्टेज सेंसिटिविटी किस लिए? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखो क्या होती है? वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है जो जो जितना ट्विस्ट हो रहा है वोल्ट मीटर में वो डिवाइडेड बाय वोल्टेज फ्लोइंग थ्रू इट। दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, क्लियर है? दिस इज व्हाट वोल्टेज सेंसिटिविटी। फाई अपॉन वी, फाई अपॉन वी। और फाई को आप लिख सकते हो क्या? आप लिख रहे हो I इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी इंटू फाई, यही तो लिखा था आपने। तो अगर हम यहां से फाई निकालें तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आई एन ए बी अपॉन के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाई आई अपॉन एन आई इंटू एन ए बी अपॉन के। तो इस फाई को हम लिख सकते हैं आई एन ए बी अपॉन के इंटू वी। और V क्या है? वोल्टेज फ्लोइंग थ्रू दैट गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? और वोल्टेज उस गैल्वेनोमीटर में, मान लो उस गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल लगे हुए हैं ऐसे 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 ऐसे, उस कॉइल का रेजिस्टेंस मान लो अगर R है और उसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो जो वोल्टेज हो जाएगा उसका वो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अरे इसका वोल्टेज नहीं निकाल सकते हो? अगर मान लो इसमें I करंट फ्लो हो रही है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? I इंटू आर ही तो होगा। यस सर। तो ये हो जाएगा I इंटू आर। अगर हम I इंटू आर यहाँ वोल्टेज का लिखें तो हम लिख सकते हैं बच्चे आई एन ए बी अपॉन के इंटू आई इंटू आर। आई को खा गया, तो इसे हम लिख सकते हैं एन ए बी अपॉन के आर। लिख सकते कि नहीं बोलो? जहां आर क्या है, आर लिख लो। आर क्या है? ये कैपिटल आर क्या है बताओ? कैपिटल आर लिखो। कैपिटल आर, कैपिटल आर है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। जिस कॉइल में आप करंट फ्लो करा रहे हो उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ये आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब जितना आपका ट्विस्ट हो रहा है उसमें जितना ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट डिवाइडेड बाय क्या? वोल्टेज। करंट सेंसिटिविटी जितना ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट डिवाइडेड बाय जितनी करंट आप फ्लो हो रहे हो, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी दो चीजें हो गई। करंट सेंसिटिविटी में आप करंट सेंसिटिविटी को लिखोगे वो हो जाएगा एन ए बी अपॉन के, और वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा एन ए बी अपॉन के आर। ठीक, क्लियर है? ठीक है, यस सर। एन ए बी अपॉन के आर, जहां आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अच्छा, आपको अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, क्या क्या कर सकते हो आप वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए? आप एन की वैल्यू बढ़ा दो, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। हो जाएगी। ए की वैल्यू बढ़ा दो, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। बी की, सॉरी ए तो, बी की वैल्यू बढ़ा दो, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक, यस सर। ए घटा दो, रेजिस्टेंस उसका क्या करो? अच्छा घटा। सा अच्छा कॉइल यूज करो, अच्छा सा अच्छा वायर यूज करो जिससे रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाए? घट जाए। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉपर वायर यूज कर लो, रेजिस्टेंस सेंसिटिव, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी किसी में, किसी किसी वोल्ट मीटर में क्या, या गैल्वेनोमीटर में या वोल्ट मीटर में क्या लगा होगा? किसी किसी वोल्ट मीटर में जानते हो क्या लगा होगा? एल्यूमिनियम वायर भी लगा देते हैं। एल्यूमिनियम वायर का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। और रेजिस्टेंस अगर होगा तो उसका वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा। तो ज्यादा सेंसिटिव कौन होगा? जिसमें क्या लगा होगा? कॉपर वायर। कॉपर वायर यूज होगा तो उसका रेजिस्टेंस, कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका
सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। बढ़ जाएगा। तो कैसे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी या कैसे हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ा घटा सकते हैं वो इससे देख लेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं, अब इन फॉर्मूलों पे और आमीटर और वोल्ट मीटर कैसे हम आमीटर में करंट हम मेजर करते हैं, कैसे हम वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, ये हम लोग डिस्कशन एक लेक्चर और करेंगे बस। ठीक, उसके बाद हम अगले चैप्टर पे चल देंगे। ठीक है।